जो हर कोचिंग करती है इस समय कि हम आपको पढ़ा देंगे, हमारे अंदर वो ताकत। अरे बच्चे को इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए पहले, और इंटरेस्ट नहीं है। कई बच्चों को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उनके माँ बाप सोचते हैं कि आप कोचिंग में ये करा देते हैं, कोचिंग वाले तो ये तुमको भी करा देंगे। अनुराग कश्यप ने तो कहा, उन्होंने लिखी भी, एक छोटा रिव्यू भी उन्होंने लिख दिया है। लेटरबॉक्स्ड जो फिल्म रिव्यू वेबसाइट है उस पर उन्होंने रिव्यू लिखा है इस फिल्म का, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इट्स अ लव लेटर टू द 90s बाय वरुण ग्रोवर। तो वो मेरे लिए बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट है। खाना बनाने का बहुत शौक है, तो मेरा था कि मैं बम्बई में एक सैंडविच का स्टॉल खोल लूँगा। ये भी सोच के आए थे? हाँ, कि 2-3 घंटा मैं शाम को सैंडविच बनाऊंगा, एक ठेला लगा के, बाकी टाइम में स्ट्रगल करूँगा। ये मैं सोच के आया था कि अगर बहुत हुआ तो वो भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे पसंद है खाना। वरुण ग्रोवर की पहचान एक उम्दा गीतकार के तौर पर होती है, एक बढ़िया लेखक के तौर पर होती है, और उन्हें हम सब एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर भी जानते हैं। लेकिन अब वरुण ग्रोवर ने एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर लिया है। उनकी फिल्म का नाम है ऑल इंडिया रैंक, जो कि आईआईटी के पढ़ाई पर आधारित है। हम उनसे इस फिल्म के बारे में और तमाम बातें करेंगे। वरुण, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम करते, चाहे वो आप बतौर गीतकार हो, लेखक हो, या बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं उसे फॉलो करता हूं और मुझे बहुत पसंद आता है जो कुछ भी आप करते हैं। मैं इस फिल्म को लेकर काफ़ी उत्साहित हूं, क्योंकि आपने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है। मैं जानना चाहूँगा वो क्या बात थी कि आपको लगा कि ऑल इंडिया रैंक, आईआईटी की पढ़ाई पर आधारित एक फिल्म बनाई जाए। हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ बन रही हैं जिसमें आईआईटी की पढ़ाई को आधार बनाया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि पर बहुत सारी कहानियाँ कही जा रही हैं ऑलरेडी। और हाल ही में 12th पास भी एक यूपीएससी की एग्ज़ाम पर आधारित एक फिल्म आई थी जो बहुत हिट हुई। आपको क्या लगा कि इस फिल्म को क्यों बनाना और क्यों इस कहानी को कहना ज़रूरी है? जी, तो ये सही बात है कि कंपटीशन की दुनिया पे काफ़ी चीज़ें आई हैं, आ रही हैं। मैं तो कहूँगा कि 3 इडियट से सिलसिला जो शुरू हुआ और अभी 12th फेल जो रिसेंटली आई, इन सब के बीच में ये फिल्म कहाँ बैठती है, मुझे लगता है 2-3 वजहें हैं। एक तो बनाने की क्या वजह है और क्यों ये अलग है बाकी फिल्मों से, मैं ये दोनों ही जवाब आपको दूंगा। पहला ये, सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत सुंदर आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ इतने सारे प्यार से, बट थैंक यू। तो एक तो ये है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपटीशन की दुनिया की फिल्में, कहानियाँ कही गई हैं, लेकिन ये हिस्सा अभी तक नहीं बताया गया है कि जब बच्चे कंपटीशन की दुनिया में भेजे जाते हैं, जब वो आईआईटी की कोचिंग या यूपीएससी की कोचिंग कर रहे होते हैं, तो माँ बाप की ज़िंदगी किस तरह से बदलती है, माता पिता की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हाँ, और उनके कितने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्यों हैं। एक्सपेक्टेशन ठीक है, फिर भी हमने कई बार देखा है कि पिता या माँ चाहती हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो क्यों चाहते हैं, वो इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा है। कि 1 साल उस बच्चे की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कोटा उसको भेज दिया गया है लखनऊ से, तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, लेकिन वही 1 साल हम माँ बाप के साथ भी रहते हैं। तो फिल्म में दोनों ट्रैक साथ साथ चलते हैं, जिसमें माँ बाप की ज़िंदगी में क्या हुआ जब इकलौते बेटे को उन्होंने भेज दिया, और किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि बेटा आईआईटी निकाल ले। तो एक तो ये मुझे लगता है कि हमारी खास बात, हमारी फिल्म की खास बात ये है कि इसमें माता पिता को भी उतना ही स्पेस दिया गया है जितना बच्चों की दुनिया को दिया गया है। दूसरा है कि ये कहानी बड़ी पर्सनल है। मैं खुद 1998-99 में लखनऊ में रहता था और मैंने आईआईटी की कोचिंग की। तो उस समय की जो कोचिंग की दुनिया थी वो आज की कोचिंग की दुनिया से बहुत अलग है, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई थी। जो आज हम देखते हैं बच्चों पे इतना बदल गया है, प्रेशर जो आजकल बच्चों पे है इतना, जहाँ पे अभी हाल ही में बहुत ही एक दुखद घटना जो हुई कोटा में, जो अक्सर होती रहती हैं वहाँ पे, और अभी हाल फिलहाल में साल 20 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड, बिल्कुल, और वो एक नोट जो आया मीडिया में जिसमें कि एक बच्ची है अपने पेरेंट्स को लिख रही है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ और बड़ी परेशान हूँ। तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 90 के दशक में जो लिबरलाइजेशन के बाद जो हिंदुस्तान में एक बड़े सपने दिखाए गए कि हम एक अलग दुनिया में पहुँच सकते हैं अगर हम आईआईटी चले जाएं या एम्स चले जाएं। तो ये जो सपना है, जो पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया का सपना, जो 90 के दशक में अचानक से केबल टीवी आया, दुनिया खुल गई, हमको लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और हम उसका हिस्सा हो सकते हैं इस जरिए से। ये जरिया है पढ़ाई करो और आईआईटी जाओ या एम्स जाओ।
तो तुम उस दुनिया का हिस्सा हो सकते हो। तो ये उस दौर को पकड़ती है, 90 के लेट 90s के उस दौर को, जब मैं कोचिंग गया। तो ये बड़ी पर्सनल सी कहानी है और एक हिंदुस्तान के उस समय का एक चित्र है, बड़ा ऑथेंटिक सा हमने खींचा है, जो कि बताता है कि ये आज जो मैडनेस है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। और तीसरी बात जो खास है हमारी फिल्म की, जो इसको अलग करती है बाकी सब चीज़ों से, ये कॉमेडी ड्रामा है। ये बड़ी हैवी सीरियस फिल्म नहीं है, इसमें कॉमेडी है, इसमें गाने हैं, इसमें एक उस उम्र का जो अल्हड़पन होता है वो भी है, माता पिता की ज़िंदगी का एक रस जो होता है, मिडिल क्लास ज़िंदगी का जो नोक झोंक होती है पेरेंट्स की, और उनके अपने जो बड़े ही छोटे बड़े सपने होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, कि रद्दी आज हमने बेच दी है 12 रुपये किलो, तो उससे जो खुशी मिलती है पिताजी को कि अच्छा हमने एकदम सही, एक अखबार गलत नहीं गया, कोई वेस्ट नहीं गया, हमको 12 रुपये मिल गए, हमने महीने में 40 रुपये का अखबार खरीदा था, उसको 12 तो वापस मिल गए, तो 38, हमारा तो 28 रुपया ही लगा खबर। किताब लोग लगाते हैं। हाँ, तो वो वाली जो दुनिया है वो दुनिया हमने इसमें दिखाई है, तो वो मुझे लगता है कि वो भी बड़ा यूनिक है। और उसके अलावा जो खास बात है इस फिल्म की वो ये है कि फ्रेश कास्टिंग है, सब नए लोग हैं, सबकी पहली फिल्म है, तो आपको देख के बड़ा रियल फील होगा, आपको लगेगा कि ये लोग यही हैं, ये एक्टर नहीं हैं, ये इसी दुनिया के लोग हैं, और वहाँ से हमने बस उनको फ़ोटो खींच के हम यहाँ ले आए हैं। वरुण, पिछले कुछ महीनों से लगातार हर महीने ऐसी खबर आ रही है कि कोटा में आईआईटी के जो कोचिंग के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनमें से एक एक कर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा इतनी बड़ी तादाद में सुसाइड के बारे में हमने नहीं सुना था कि कोटा के छात्र इतने डिप्रेशन में चल रहे हैं। अगर उस बैकड्रॉप पे अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि आज आईआईटी की जो पढ़ाई है वो ज़्यादा मुश्किल हो गई है, या ज़्यादा माँ बाप ने ज़्यादा बच्चों से उम्मीदें लगा रखी हैं, ज़्यादा उस बात का बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इसीलिए ये सब सारे हादसे हो रहे हैं हमारे देश में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत गहरी इसमें छानबीन की ज़रूरत है कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें सिर्फ माँ बाप जिम्मेदार नहीं हैं, इसमें सिर्फ टीचर जिम्मेदार नहीं है, पूरी एक एजुकेशन पॉलिसी जो है, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे सक्सेस को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया गया है। सक्सेस अपने आप में, अब वो उसका जो फीलिंग बच्चों को दी जाती है वो ये दी जाती है कि अगर इस साल तुम कुछ नहीं बन पाए तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं बन पाओगे, जो गलत है, जो सच नहीं है। कितने बड़े बड़े सक्सेस स्टोरीज हैं, इनफैक्ट जो बड़े बड़े हम जानते हैं कि बिल गेट्स वगैरह ये स्कूल ड्रॉप आउट, हाँ मतलब ये लोग कोई बहुत ऐसा नहीं है, हाँ जो बिजनेस में भी कई बड़े लोग हैं जो कि दुनिया भर में इस समय बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं, तो सब तरह की दुनिया होती है। वो फीलिंग बच्चों को देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मेरा ये भी सवाल था इसमें कि क्या कोचिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री का उसने शक्ल धारण नहीं कर लिया है, जो पैसे कमाने के लिए या छात्रों से पैसा उगाने के लिए एक चल रही मशीनरी है, और उसकी वजह से भी जिस तरह से वो अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं, जिस तरह से विज्ञापन देते हैं। उनका विज्ञापन ये है कि आप एक, हमने कहीं एक दीवार पे लिखा हुआ विज्ञापन है, मेरे ख्याल से कानपुर या इलाहाबाद का है, जो बड़ा वायरल हुआ था, जिसपे लिखा था गधे को भी फिजिक्स सिखा दें। अब ये जो फीलिंग है ना, किसी टीचर का नाम साथ में लिखा था, उससे फीलिंग ये है कि आप भले ही आपको इंटरेस्ट ना हो फिजिक्स में, भले ही आप स्कूल में पढ़ने में कमज़ोर हो फिजिक्स में या साइंस में, आपको मन ना हो सकता है आपको हिस्ट्री पसंद हो, लेकिन वो टीचर ने क्लेम कर दिया है कि मैं तो गधे को भी फिजिक्स पढ़ा दूंगा, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम गधे से तो बेहतर ही हो, तुम वहाँ चले जाओ। तो ये जो झूठे क्लेम है ना, आपने ये लाइन पढ़ी थी? ये किसी ने वायरल किया है, किसी ने फोटो खींची थी, दीवार पे लिखा हुआ, ये किसी कोचिंग का, हाँ किसी कोचिंग का ऐड था, मैं ढूंढ के आपको भेज भी सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं मैंने सेव किया हुआ था। आश्चर्यजनक है इस तरह की बातें। हाँ, ये जो लैंग्वेज है और ये जो क्लेम है जो हर कोचिंग करती है इस समय कि हम आपको पढ़ा देंगे, हमारे अंदर वो ताकत, अरे बच्चे को इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए पहले, और इंटरेस्ट नहीं है। कई बच्चों को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उनके माँ बाप सोचते हैं कि आप कोचिंग में ये करा देते हैं, कोचिंग वाले तो ये तुमको भी करा देंगे, तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जिस बच्चे को इंटरेस्ट है फिजिक्स और मैथ्स में, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है आईआईटी क्रैक करना, क्योंकि इतना टफ पेपर है, इतने सारे बच्चे उसमें होते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि मान लीजिए 20 लाख बच्चे बैठते हैं तो उसमें से 5,000 सिलेक्ट होते हैं, या सीट्स बढ़ गई, आईआईटी बढ़ गए तो 10,000 होते होंगे। लेकिन अपने आप में अगर आपको पूरा पैशन है पढ़ने का,
तो भी बड़ा टफ है, स्कूल के टॉपर के लिए भी टफ होता है आईआईटी निकालना। अब क्या है कि यहाँ पे एडवर्टाइज इस तरह से कर दिया गया है कि आप टॉपर न भी हों, आपको इंटरेस्ट न भी हो, हम पढ़ा देंगे। तो वो फीलिंग जो है बच्चों के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। उनको लगता है माता पिता की उम्मीदें हम पे हैं, स्कूल के टीचर की, ऊपर से कोचिंग के टीचर जो हैं वो भी एक तरह से ट्रीट करते हैं आपको कि आप अगर टॉपर नहीं हैं वहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ख़राब ट्रीट किया जाए। आपको ABCD बैच वहाँ बना रखे हैं, टॉपर्स का एक बैच है, आपको शर्म, और बहुत ग्लोरीफाई भी किया हाँ, जाता आपको शर्म महसूस होती है कि अच्छा मैं A से शुरू हुआ था, 3 महीने बाद में B में आ गया, फिर मैं C में आ गया। तो वो जो कुंठा बच्चों के अंदर और जो फेलियर, सेंस ऑफ फेलियर है, एक बैक बेंचर होने की, हाँ, वो बहुत बड़ा हो गया और वो फिर मेंटल हेल्थ पे असर डालता है। और बच्चे अक्सर बोल नहीं पाते हैं अपने माँ बाप को। उनको लगता है माँ बाप ने लाख रुपए देकर हमको कोचिंग में भेजा है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, एक सोशल प्रॉब्लम भी है। ये बिल्कुल सोशल प्रॉब्लम है और ये पूरी सिस्टमिक प्रॉब्लम है। और इसमें बहुत लोगों का ग्रीड शामिल है, इसमें बहुत लोगों के लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट्स की अपने बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है उनका। जहाँ वो जो चिट्ठी आई है जिसमें वो बच्ची लिखने की कोशिश कर रही है अपने माँ बाप को कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मैंने आपको माफ़ कर दो मुझे कि मैं आईआईटी नहीं निकाल पा रही हूँ। वो बच्ची को उतना दरवाज़ा नहीं मिला है कि वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल दे कि मैं मन नहीं लग रहा है, हाँ, मन नहीं लग रहा है, मैं वापस आना चाहती हूँ। परिवार वाले भी वो दरवाज़ा बंद करके बिल्कुल। अब इस फिल्म में भी एक सीन है जिसमें ये बच्चा अपने पिता को चिट्ठी लिखने की कोशिश कर रहा है कि मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, लेकिन वो लिख नहीं पाता है। और वो क्या सोशल कारण हैं, क्या उसकी परिस्थितियाँ हैं, वो फिल्म में तो थोड़ा हिस्सा है, लेकिन वो असल ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा है। पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप आईआईटी लखनऊ से पढ़ाई कर रहे थे और ऐसा बहुत कम होता है, आप उन अपवादों में शामिल हैं कि जो आईआईटी को छोड़कर जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, एक गीतकार बने, आप एक कवि हैं, आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अपने आप में बहुत अलग है। अब जब आप सोचते हैं इस बारे में कि इतना बड़ा आपने लीप लिया, लीप ऑफ फेथ भी कह सकते हैं इसे, तो आप क्या सोचते हैं जब रेट्रोस्पेक्टिव आप एनालिसिस करते हैं? तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से बनना चाहता था लेखक, लेकिन लखनऊ में जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता नहीं है कि ये असल कोई जॉब है। आपको लगता है ये लेखक जिनकी कहानियाँ मैं पढ़ रहा हूँ किताबों में, स्कूल की किताबों में या नॉवेल्स वगैरह, लगता है वो किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, वहाँ से किताबें गिरती हैं। आपके दिमाग में ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप लेखक बन सकते हैं। आप पढ़ते हैं किताबें, आपको पता है लेखक होते हैं दुनिया में, लेकिन आपको लगता है आप नहीं बन सकते क्योंकि वो ऑप्शन में आपको या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो फिर मैंने वही रास्ता चुना जो समाज चाहता था, मेरा मोहल्ला चाहता था, माता पिता, टीचर सब चाहते थे कि आप पढ़ाई करो और इंजीनियर बन जाओ। मैं इंजीनियर, जब मैं पहुंच गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT BHU गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो IIT है, वहाँ गया। वहाँ पे जाके 4 साल मुझे मिले अपने लिए, क्योंकि तब कोई नहीं पूछ रहा था कि अब क्या करोगे। सबको पता था इंजीनियर बन गया है, आगे नौकरी लग जाएगी। IIT में है तो 100% वो नौकरी का रेट है वहाँ पे। तो 4 साल मुझे अपनी शांति से मिले अब सोचने के लिए कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, मैं सच में लेखक बनना चाहता हूँ, ये मैं बचपन से सोचता था। तब मैंने थोड़ा पता करना शुरू किया, कैसे क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती, क्या सीखना पड़ता है। फिर मैंने कहानियाँ खूब सारी पढ़ी, नाटक लिखने शुरू किए, गाने लिखने शुरू किए, और नेशनल यूथ फेस्टिवल होता था वहाँ गया। तो समझ आया कि हाँ ये एक रास्ता है। वो भी मैं तुरंत नहीं लेना चाहता था। फिर मैंने जॉब किया, मैंने 1 साल पूना में नौकरी की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। फिर पूना में FT आया था, मैं वहाँ गया। फिर समझ आया अच्छा फिल्म की पढ़ाई होती है, एक्चुअल वहाँ से लोग जाके बम्बई में काम करते हैं। तो वो रास्ता मैंने जब चुना तो मुझे बड़ा सुकून मिला। जब जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी, भले ही मैंने जब नौकरी छोड़ी, यहाँ मेरे पास कोई काम नहीं था, ऐसा नहीं था बम्बई में कोई नौकरी मिल गई है, मैं छोड़ के चला आया। बहुत बड़ा रिस्क होता है। वो रिस्क था, लेकिन मुझे लगा बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है। हिम्मत चाहिए, लेकिन साथ में अंदर एक जो ज्वाला थी उस समय, वो उसने बाकी सारी चीज़ों को धुंधला कर दिया कि ज़रूर तो पैसे होने चाहिए क्या बम्बई में रहने के लिए, अच्छा नौकरी होनी चाहिए कि। मैंने बोला वो सब दोस्त अनुराग कश्यप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके अंदर भी वो आग थी। बिल्कुल, वो आपको फिर ना रहने नहीं देती है। आपको लगता है कि ठीक है, क्या ही होगा, मतलब बहुत हुआ तो हम अपना, मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है, तो मेरा था कि मैं बम्बई में एक सैंडविच का स्टॉल खोल लूँगा। ये भी सोच के आए थे? हाँ, कि 2-3 घंटा मैं शाम को सैंडविच बनाऊंगा, एक ठेला लगा के, बाकी टाइम में स्ट्रगल करूंगा। ये मैं सोच के आया था कि अगर बहुत हुआ तो वो भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे पसंद है खाना बनाना। कभी ऐसा मौका आया आपकी ज़िंदगी में जब आप संघर्ष कर रहे थे, एक अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे,
कि यार अब लौट जाना चाहिए, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कभी ऐसा नहीं ऐसे नहीं मौके आते नहीं, हैं? ऐसा नहीं आया। बहुत सारे मौके आए जहाँ बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ कि लोगों से, जब मैंने काम कर लिया, किसी ने 3 महीने मुझसे काम करवा लिया और फिर जब मैं उनसे Writing पैसे, का। हाँ, कोई अपने नाम से वो घोस्ट राइटिंग होता था, कोई टीवी शो, फिल्मों में या सीरियल्स या टीवी शो, टीवी सीरियल, एंकर लिंक्स, कोई है ना, कोई शो है जिसमें वो दर्शकों की चिट्ठियों के जवाब देते थे एंकर। तो स्टार पे एक शो आता था, पर्दे के पीछे था उसका नाम। तो उसमें 2 एंकर होते थे, तो लोग चिट्ठियाँ शो के बारे में लिखते थे स्टार के, कि हम सास भी कभी बहू थी का ये एपिसोड हमको बड़ा अच्छा लगा, या इस एपिसोड के इस एक्टर से हमको पूछना है कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। तो दर्शकों की चिट्ठियों के जवाब, तो उस तरह के एंकर लिंक्स लिखने होते थे। तो इस तरह के शोज करते थे, 3 महीना 4 महीना किसी के लिए लिखा, नाम भी उनका आ रहा है, पैसे भी उनको मिल रहे हैं, वो हमको प्रॉमिस किया है कि हम कुछ देंगे तुमको, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, 3 महीने उनके पीछे लगे रहे। तो वो ह्यूमिलिएशन होता था। लेकिन कभी ये मन नहीं हुआ कि वापस चले। हमको लगा ठीक है, काम करने को मिल रहा है ना, हमारा लिखा हुआ टीवी पे दिख रहा है, हमारा नाम नहीं आ रहा, किसी को नहीं पता हमने लिखा है, लेकिन आ रहा है काम, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, धीरे धीरे नाम भी आ जाएगा। वो हुआ फिर धीरे धीरे। आपने बताया कि ये जो फिल्म आपने बनाई है, जब 1998 में जब आप कोचिंग कर रहे थे, वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है आपने इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन ऐसी निजी ज़िंदगी की और क्या झलक इसमें देखने को मिल जाएगी आपकी, जो आपने किसी और किरदार के ज़रिए कहने की कोशिश की है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि एक टीचर हैं जो कि शीबा चड्डा जो प्ले कर रही हैं, वो फिज़िक्स बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनको फिज़िक्स से बहुत प्यार है, खुद प्यार है। तो इस तरह के टीचर मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने फ़िज़िक्स मुझे बड़े अच्छे से पढ़ाई या फ़िज़िक्स से प्यार करना सिखाया। फिर इसके अलावा एक जो उस उम्र की जो दोस्तियां होती हैं और जो इत्मीनान होता है, जो कि 17-18 साल की उम्र में हमको लखनऊ में था। आज मुझे नहीं लगता है कि आज के बच्चों के पास उतना वक्त भी है कि वो सोचें कि शाम को 5 बजे साइकिल उठा के हम कहीं भी निकल जाएंगे। हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हम शहर छोड़ के, जहाँ रेलवे लाइन जाती है शहर के अंत में, लखनऊ के अंत में एक रेलवे लाइन जाती थी, वहाँ जंगल के बीच से हम वहाँ पहुँचते थे साइकिल चला के, वहाँ बैठ के हम ट्रेन को गुजरता हुआ देखते थे जंगल के बीच में से। और तो वो वाली फीलिंग जो है वो बड़ी पर्सनल है, और वो इस फिल्म में एक सेंस ऑफ इत्मीनान जो 90 के दशक में हमारी ज़िंदगी में था, और एक सेंस ऑफ डिस्कवरी कि दुनिया हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, दुनिया हमारे अंदर आ रही है। और तो वो फीलिंग जो है वो बहुत रियल फीलिंग इसमें है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, हिंदी फिल्मों में गाने बहुत पसंद हैं। तो मैंने ये सोचा था कि ये भले ही जो इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेट सिनेमा जो बनता है उसमें गाने नहीं होते हैं, इस फिल्म में 5 गाने हैं। इसमें कॉमेडी भी खूब है, इसमें गाने 5 ओरिजिनल गाने हैं जो मैंने ही लिखे हैं, और मयूख मैनाक का म्यूज़िक है, पहली फिल्म है उनके एज कंपोजर्स। और सब रस के गाने हैं इसमें, मस्ती के गाने भी हैं, लव सॉन्ग भी है इसमें, एक सटायर सॉन्ग भी है कंपटीशन के मामले पर, और एक इमोशनल सॉन्ग है जो विशाल भारद्वाज साहब ने गाया है। तो सब तरह के गाने हैं। इंडस्ट्री में आपके तमाम फ्रेंड्स हैं, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, विक्रमादित्य मोटवाने, सभी, दिबाकर बैनर्जी, ये तमाम जो लोग हैं, श्रीराम राघवन, जिसके लिए हाल ही में आपने मैरी क्रिसमस में गाने भी लिखा था, बहुत अच्छे गाने लिखे, मुझे बहुत पसंद आए दिल से वो गाने। तमाम दोस्त हैं, आपने उन्हें दिखाई होगी ये फिल्म, किसी से क्या कॉम्प्लीमेंट खास मिला, क्या इंकरेजमेंट मिला इस फिल्म? जी देखिए, सबसे बड़ा इंकरेजमेंट मिला श्रीराम राघवन साहब से, कि उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम दे दूंगा फिल्म में। तो श्रीराम राघवन प्रेजेंट्स है ये फिल्म, जो कि पहली फिल्म है श्रीराम राघवन जो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब तक कितने साल से वो इंडस्ट्री में हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी फिल्म को प्रेजेंट्स का अपना क्रेडिट नहीं दिया। ये फिल्म जब हमने उनको स्क्रिप्ट पढ़ाई थी तभी उनको बड़ी पसंद आई। फिर जब उन्होंने फर्स्ट कट देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम दे सकते हो, इसके साथ जोड़ सकते हो। तो बड़ा अच्छा उनसे कॉम्प्लीमेंट मिला। विक्रमादित्य मोटवाने साहब को दिखाने में मैं बहुत डर रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान के टेक्निकली सबसे फाइन शार्प फिल्म मेकर हैं। सबसे टेक्निकली शार्प, बहुत कमाल के हैं वो टेक्निकली, मतलब ज़रा भी ऊपर नीचे उनका कोई काम नहीं होता है। जुबली में जो रिक्रिएशन उन्होंने किया है 50 के दशक का, वो इतना खूबसूरत है। तो मैं बहुत डर रहा था कि वो कहानी तो मुझे पता है मेरी ओरिजिनल है, वो किसी को पसंद आए नहीं आए, टेक्निकली कहीं वो ये ना बोलें कि यार ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है और कुछ। लेकिन टेक्निकली जब मैंने दिखाई तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि बाकी सब आप छोड़िए, मुझे ये बताइए टेक्निकली ठीक है क्या? उन्होंने कहा बहुत सुंदर है और बड़ी ओरिजिनल फिल्म है, यूनिक वॉइस है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
अनुराग कश्यप ने तो कहा, उन्होंने लिखी भी, एक छोटा रिव्यू भी उन्होंने लिख दिया है। लेटरबॉक्स्ड जो फिल्म रिव्यू वेबसाइट है उस पर उन्होंने रिव्यू लिखा है इस फिल्म का, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इट्स अ लव लेटर टू द 90s बाय वरुण ग्रोवर। तो वो मेरे लिए बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट है कि 90 के दशक को मेरा एक प्रेम पत्र है, जो सही बात है, एग्जैक्टली मेरे लिए वो सही उन्होंने कैप्चर किया है। तो इन सब ने, और अभी बाकी, और विशाल जी ने देखी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में फिल्म, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, आके बहुत प्यार से गले लगा लिया। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इनाम था कि विशाल जी ने आके बड़े इमोशनल तरह से मुझे गले लगाया। तो ये चलिए, 90 के दशक को आपने जो प्रेम पत्र लिखा है, वो प्रेम पत्र जो है तमाम दर्शक पढ़ें, उसे पसंद करें, यही हम कामना करते हैं। बड़ी तादाद में लोग सिनेमाघरों में जाएं, इस फिल्म को देखें, मेरी शुभकामनाएं। मैंने ये फिल्म अभी तक देखी नहीं है, किसी वजह से देख नहीं पाया हूँ, लेकिन ज़रूर मैं देखूंगा। मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पर है कि इस फिल्म को देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।